हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं। यानी कि अगर माना जाए तो 100 दिन के करीब करीब बचे हुए हैं। और इस वक्त मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी कंफ्यूजन से आप सब गुजर रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूं। शायद ये काफ़ी कारगर आपके लिए साबित हो सकता है ये वीडियो। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, जिससे कि आसानी से उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल सकें। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, इस वक्त जो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आप लोग पूरी तरीके से प्रीलिम्स को फोकस कर चुके होंगे, लेकिन अगर कोई अभी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग या मेंस के सिलेबस को फोकस करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज 2025 का अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये काम करना अब बंद कर दीजिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स का होना। इस वक्त प्रीलिम्स अगर खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं हुआ तो ये आपके लिए एक मेंस की प्रिपरेशन आपकी धरी की धरी रह जाएगी, कुछ भी वो काम नहीं आएगी। अभी मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रीलिम्स हमारा किसी भी हालत में निकलना चाहिए। ठीक है, तो पूरी तरीके से मेंस को अभी आप किनारे रख दीजिए। उसका सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, ऑप्शनल कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए कि हमें किसी भी हालत में इस साल का प्रीलिम्स निकालना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी आपका सिलेबस इस वक्त है, आपने कंप्लीट मतलब आपका जो भी सिलेबस है उसका एक कंप्रेहेंसिव रिव्यू करने का वक्त आ गया है। कंप्रेहेंसिव रिव्यू करने का मतलब यह होता है बच्चों कि आप इस वक्त कोई भी टॉपिक अगर आप उठा लीजिए, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में मान लीजिए कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, मान लीजिए ये 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट है। तो अब आप ये देखिए कि कौन से इसमें कौन सा सेक्शन जो है आपका बहुत अच्छे से तैयार है। मान लीजिए एंशिएंट आपका बहुत अच्छे से तैयार है, उसके क्वेश्चंस आप जब मॉक वगैरह देते हैं तो आपके आसानी से हो जा रहे हैं। मिडिवल थोड़ा बहुत तैयार है और मॉडर्न बिल्कुल नहीं तैयार है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए कि चीजों को, जो भी टॉपिक्स आपके हैं या आपका जो सब्जेक्ट है, वो जिन अलग अलग जो उसके पार्ट हैं, उनमें कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट आपका खूब अच्छे से तैयार है, थोड़ा सा कम तैयार है, या बहुत ज्यादा तैयार बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छे से कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है, एक ये चीज करिए। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सिलेबस अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। अब अगर आप ये देखें कि जो चीजें आपको इस वक्त बिल्कुल नहीं तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयार नहीं है, और अभी आपके पास वक्त है, आप उन पर फोकस करिए। और उनपे से अगर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए मॉडर्न आपका बिल्कुल नहीं तैयार है, और मॉडर्न आपका बिल्कुल तैयार नहीं है, और आपको पता है कि मॉडर्न से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, तो अब भैया सब कुछ छोड़कर इस पर फोकस हो जाइए। पहले इसको खूब अच्छे से इसको पढ़ डालिए। कोई भी सोर्स, कोई भी ऐसा सोर्स जो कि जल्दी से जल्दी चीजों को आपके अंदर, मतलब वो आपको समझा सके या आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर सके, शॉर्ट समय में कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रिवाइज कर सके, ऐसा कोई सोर्स उठाइए और उस टॉपिक को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो थोड़े बहुत कम तैयार हैं उनको, अगर उनको जो है और मजबूत करने की कोशिश कीजिए, और जो बिल्कुल तैयार हैं इनसे एसोसिएटेड आप क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं और अगर एक दो क्वेश्चन ही उससे आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं, और ऐसा टॉपिक आपसे छूटा हुआ है, तो उसको आप चाहें तो आप उसे मतलब अभी रोक सकते हैं उसको, फिर बाद में अगर मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपका तैयार नहीं है, तो ये सही समय है कि भैया उसको एक बार अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, सोर्सेस जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी मोटी मोटी किताबों में जाएं, मोटे मोटे नोट्स में जाएं, जो भी शॉर्ट सोर्स जिसमें आपको समझ में आ रहा है उसको करने की कोशिश करिए। क्योंकि अब ये इमरजेंसी का वक्त है। अब ये वक्त नहीं है कि आप मोटी मोटी पोथियां पढ़ें, मोटी मोटी किताबें, नोट्स और उसको पढ़
पाए। अगर नहीं तैयार है तो ईमानदारी से, क्योंकि हमें याद रखिएगा हमारा एम है हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, ठीक है। हमारा एम ये नहीं है कि हमें ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बाबा हमें नहीं बनना है भैया, नहीं बनना है। हम ज्ञानी बाबा हो जाएं और हमारा प्रीलिम्स ना निकले तो बेकार है, हमारा प्रीलिम्स निकल जाए तो दुनिया कहेगी ज्ञानी बाबा यही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे इसी तरीके से, जैसे मैंने हिस्ट्री वाला आपको बात बताई, इसी तरीके से आप अपने सारे सिलेबस को देख लीजिए, सारा टॉपिक को देख लीजिए, उसमें देख लीजिए, सबको कैटेगराइज कीजिए, उन कैटेगराइज करके आप देखिए कि भैया कौन सा आपका तैयार है, कौन सा कम तैयार है, कौन सा बिल्कुल नहीं तैयार है। और जो चीजें नहीं तैयार है उनको जल्दी से जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस, ये सब कैसे हो पाएगा, ये सब कैसे हो पाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आए हैं, तो वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से होगा। और ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर देखकर इस चीज को डिसाइड कर लीजिए। 2 दिन का वक्त ले लीजिए, लेकिन ये काम जरूर कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके नंबर नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। याद रखिएगा इसमें अपनी कमियों को, मॉक टेस्ट जब दीजिए तो अपनी कमियों को इसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस कमियों को ढूंढकर उसे मजबूत, उस पर काम कीजिए और उस अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करिए। मॉक टेस्ट इसलिए, मॉक टेस्ट ये नहीं बिल्कुल बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। 3 महीने के बाद रिजल्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर मॉक टेस्ट को आप वाइजली, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अगर मॉक टेस्ट का उपयोग करते हैं। आप सिर्फ इसमें देखिए कहां कहां कमी हो रही है, कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उन दिक्कतों को दूर किया जाए, उस पर काम अगर आप करेंगे तो आपका 3 महीने के बाद बिल्कुल रिजल्ट, मान लीजिए इस वक्त बहुत कम नंबर आ रहे हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, फ्यूचर का रिजल्ट ये होगा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट को ही आप फाइनल रिजल्ट समझ रहे हैं और आप घबरा जा रहे हैं और आप प्रैक्टिस छोड़ दे रहे हैं, या फिर आप जो है वो इधर उधर आप भटकने लग रहे हैं, तो याद रखिएगा यही मॉक टेस्ट आपका लास्ट टेस्ट होगा, फिर ऐसा ही रिजल्ट 3 महीने के बाद भी होगा। तो मॉक टेस्ट को आप वाइजली इस्तेमाल कीजिए, एक टूल की तरह से इस्तेमाल कीजिए, इसको फाइनल रिजल्ट मत मानिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में बहुत टॉपर बने रहते हैं और प्रीलिम्स उनका नहीं क्वालिफाई हो पाता। कुछ ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा पीछे रहते हैं लेकिन उसके बाद उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपने मॉक टेस्ट को कैसे यूज किया है, एज अ यूज, उसे टूल की तरह यूज कीजिए, एक ये चीज। दूसरी बात, करंट अफेयर को सर फोकस करिए, खासकर इसमें 2-3 सब्जेक्ट याद रखिएगा, साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, एनवायरमेंट का करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बिना करंट अफेयर पढ़े तो जाइएगा नहीं, हिम्मत भी मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स देने की ताकत भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका इनका जो है वो करंट अफेयर नहीं तैयार है। तो करंट अफेयर को भैया फोकस करिए, उसी से एसोसिएटेड जो है सवाल हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश कीजिए, अपना टाइम मैनेज इस तरह से करिए कि भाई कुछ समय जो है आप जो नई चीज पढ़ रहे हैं उसके लिए दीजिए, कुछ पुरानी चीजों को रिवाइज करने के लिए दीजिए और कुछ समय जो है अपने लिए दीजिए, अपने को थोड़ा सा एंटरटेन, अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपनी सेहत के लिए भी दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कीजिए कि आपके शरीर को, आपके दिमाग को भी रिलैक्स मिले, ठीक है। उसमें एक चीज होनी चाहिए, नई चीज पढ़ने के लिए होनी चाहिए, दूसरा रिवीजन के लिए उसमें समय होना चाहिए और तीसरी जो चीज होनी चाहिए वो किसके लिए होनी चाहिए, अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक जो है वो कह सकते हैं ना कि मानसिक रूप से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी होनी चाहिए। रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि भैया रिवीजन करते रहिए। मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन आपको मिलते हैं तो 7 दिन में आप 5 दिन नई चीजें पढ़िए, लेकिन 2 दिन आप रिवीजन के लिए रखिए। अब ये रिवीजन कई तरीके से हो सकता है, चीजों को रिवाइज करके भी हो सकता है और साथ ही मतलब चीजों को रिवीजन, मतलब थ्योरेटिकल रिवीजन भी हो सकता है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाकर भी रिवीजन होता है, लोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जितने भी चीजें आपकी ऑलरेडी तैयार हैं उन्हें A4 साइज के पेपर में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स में आपको समझ में आए, दूसरे को बिल्कुल ना समझ में आए, उसको एक पेज में, पूरा एक चैप्टर एक पेज में हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर 1.5 पेज में हो जाना चाहिए, जैसा चैप्टर का साइज हो उस हिसाब से आप कोशिश
कोशिश करिए कि छोटे छोटे पॉइंटर्स बना बना के बिल्कुल शॉर्ट में, कि आपको समझ में आए, दूसरे को ना समझ में आए, इस तरीके का एक नोट्स बनाइए जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट नोट्स हो। उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उससे रिवीजन भी होगा और बार बार रिवीजन करने में आपको मदद भी मिलेगी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाइए। कैसे बनाए जाते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में और इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद पर्सनलाइज स्टडी प्लान होना चाहिए। अब आप कुछ लोग इसमें से सवाल पूछेंगे, सर हमें एक बता दीजिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितना क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। सर ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको यह बता रहा है कि इस वक्त आप 12 घंटे पढ़ लीजिए और आपका हो जाए, तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ के चक्कर में मत पड़े। हर इंसान अलग है, हर इंसान के कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, 10 लोगों में से 10 लोगों का अलग अलग सब्जेक्ट तैयार हो, कुछ लोगों का कुछ और सब्जेक्ट, मतलब हर एक इंसान का अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग उसकी जरूरतें हैं। तो हर एक इंसान की अलग जरूरतें हैं, हर एक इंसान का अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हर एक इंसान की मेहनत करने की क्षमता अलग है। तो इसी तरीके से हर एक इंसान का पर्सनलाइज जो है वो स्टडी प्लान होना चाहिए, वो आप बनाएंगे। और आप कहेंगे सर हम कैसे बनाएंगे? अरे मेरे भैया, अगर आप अपनी जिंदगी का, आपने एग्जाम का 3-3.5 महीने का स्टडी प्लान नहीं बना सकते, तो कल फ्यूचर में देश का प्लान आपको बनाना पड़ेगा, देश की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कैसे तैयार हो रहे हैं? आप जरा सोचिए कि अगर आप अपने जीवन का एक एग्जाम का स्टडी प्लान नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो कल तो पूरे देश 150 करोड़ जनता का आपके पास प्लान और पॉलिसी बनाने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, आईएएस बनने के बाद, तो उसे कैसे तैयार करेंगे? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आप अगर उससे बड़े खेल के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अपनी जिंदगी से तो शुरुआत करिए। अपना स्टडी प्लान ऐसा कुछ बनाइए, इतना बेहतरीन बनाइए कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, फिर मेंस हो जाए, फिर इंटरव्यू हो जाए और फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तब आप देश के 150 करोड़ जनता का आपको पूरा दारोमदार आपके ऊपर पूरा भार डाला जाएगा ना सर। तो अपने आप को प्रूव कीजिए, पहले प्रूव कीजिए ना। यूपीएससी यही तो प्रूव तो ही आपसे चाहता है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उसी देश को संभाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पूरे देश के लोगों के भविष्य आपके हाथ में आने वाला है। तो पहले अपने आप को तो आपने अपने सुधार तो अपने अंदर तो वो चीज लेकर आइए। पहले अपनी जिंदगी का प्लान बनाइए, फिर उसके बाद देश का प्लान बनाइएगा। आ रही बात समझ में? तो ये जरूरत, और ये आपका पर्सनलाइज्ड होगा, कोई आपको इसमें मदद नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने बता दिया कि सब कुछ किया लेकिन स्ट्रेस में आ गए, बर्बाद हो गया। अगर सब कुछ किया और स्ट्रेस में आ गए तो सब बर्बाद हो गया, जितना था सब तहस नहस हो गया। तो भैया स्ट्रेस में नहीं आना है। ये यूपीएससी एक एग्जाम है, आपकी जिंदगी नहीं है। ठीक है, जिंदगी नहीं है। तो याद रखिएगा, इसे एग्जाम की तरह से लीजिए, बेस्ट दीजिए, शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए। शरीर पर भी ध्यान दीजिए, स्ट्रेस को बिल्कुल स्ट्रेस में मत आइए। ये सोचिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैक्सिमम कर सकता हूं वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बाकी फल जो है वो मेरे बस में नहीं है। ठीक है, ये जो फल देना है ऊपर वाला देगा, मेरा भगवान, मेरा खुदा देगा। उस पर यकीन रखिए। अगर आपने मेहनत की है तो कोई आपकी मेहनत को खराब नहीं कर सकता है। आप सफल होंगे, कोई आपको असफल नहीं कर सकता है। ठीक है, मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन आप फल यही होना चाहिए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसकी चिंता छोड़कर स्ट्रेस से बाहर निकलिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि भैया हम इतनी मेहनत कर सकते थे, मैंने कर दी है। बाकी जो है वो फल जो भी मिलेगा उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, और जो भी जैसे भी होगा वो एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। और जब मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं फेल नहीं होने वाला हूं, मैं जरूर सफल होने वाला हूं। तो इस उम्मीद के साथ स्ट्रेस को बिल्कुल किनारे कर दीजिए। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा दौड़ा कीजिए, 2-3 किलोमीटर रोज दौड़िए थोड़ा सा। उससे भी जो है बहुत सारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो स्ट्रेस को डाउन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा टहलिए, घूमिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और उसके बाद जो है अपने आप को स्ट्रेस मैनेज कीजिए। तो बच्चों, मैंने ये कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के ये जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत मददगार साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं ये वीडियो। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया, तो थैंक यू सो मच। आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपसे लोगों के सवालों के जवाब और साथ ही साथ आपके जो है वो भी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उनको दूर करने के लिए मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो much, and may God bless you all and all the best.